हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैशर कॉमर्स क्लासेस। कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर डूइंग गुड। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे आप बच्चों को पता है कि 12th का रिजल्ट आने वाला है और जल्दी बच्चों को पता चल जाएगा कि उनके कितने मार्क्स है। उनके मार्क्स पता चलते ही बच्चे अलग अलग कॉलेजेस में अलग अलग जगह अप्लाई करेंगे, अलग अलग कोर्सेज देखेंगे। तो उससे रिलेटेड मैंने आज वीडियो बनाई है कि व्हाट टू डू आफ्टर 12th कॉमर्स। जैसे ही 12th कॉमर्स का रिजल्ट आता है, मतलब 12th कॉमर्स एक तरीके से खत्म हो चुकी है, उसके बाद क्या करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। जनरली जब आप कॉमर्स के स्ट्रीम से पास आउट हो जाते हैं और किसी भी कोर्स में जाते हैं या किसी भी कॉलेज में जाते हैं, तो जनरली जो ये सारे सब्जेक्ट्स को देखने को मिलते हैं। अकाउंटिंग, अकाउंटिंग मतलब सिंपल लेजर्स कैसे बनाते हैं, एंट्रीज कैसे करते हैं। फाइनेंस मतलब पैसे कहाँ से लाते हैं, कहाँ देते हैं। टैक्सेशन मतलब जैसे इनकम टैक्स हो गया, जीएसटी, उनके लॉस को कंप्लाई करना, उनके पेनल्टी वगैरह को देखना, सब कुछ देखना। एक्चुअरीज ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, जिसमें अपन स्टैटिस्टिक्स के जो फॉर्मूलेज होते हैं, जो टेक्निक्स होती है, उनको लगाते हैं और देखते हैं कि पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट में, पर्टिकुलर बिजनेस में या किसी भी चीज में कितना रिस्क है या उस रिस्क को कैसे बचा जा सकता है। फिर आते हैं लॉज। कंपनीज लॉज भी होते हैं, लेबर लॉज भी होते हैं, अलग अलग तरह के लॉज होते हैं। कंपनी जैसे जनरली जो कॉमर्स के बच्चे होते हैं वो कॉर्पोरेट्स या बिजनेस एंटिटीज में जाते हैं। जनरली वहाँ पर फैक्ट्री लॉज होते हैं, कंपनी लॉज होते हैं और लेबर लॉज होते हैं। हर कंपनी की अलग अलग लिमिट्स होती है और उनके हिसाब से उनको कंप्लाई करना पड़ता है, जिसकी वजह से इस लॉस का भी अच्छा आगे स्कोप है। फिर आता है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट काफ़ी तरह का होता है। बिजनेस को मैनेज करना, बिजनेस मैनेजमेंट का कोर्स भी होता है। होटल मैनेजमेंट का कोर्स भी होता है, जिसमें एक आप होटल को पर्टिकुलरली एक बिजनेस ही हो गया होटल भी, उसको मैनेज करना। फिर आता है इन्वेस्टमेंट, कि मतलब कहाँ पैसे लगाने हैं, कितना उसका रिटर्न है, कितना रिस्क है, कब तक आप उस पैसे को पूरा कवर कर पाएंगे, एक्सेट्रा। फिर आता है कंसल्टिंग। कंसल्टिंग में जनरली इन सब की नॉलेज होनी जरूरी है, क्योंकि कंसल्टिंग एक ऐसा बिजनेस है या ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे आपको दूसरे बंदे को अपनी राय देनी होती है तरीके से कि वो क्या करे और क्या ना करे। फिर आता है जनरल बैंकिंग। इसमें आपको जनरल बैंकिंग के ऑपरेशंस पाए जाते हैं कि जनरल बैंकिंग कैसे कंडक्ट होती है, उसके अलग अलग फंक्शंस या अलग अलग काम करने का तरीका पाया जाता है। फिर आता है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग और जनरल बैंकिंग दोनों बहुत ही अलग अलग सब्जेक्ट है और अलग अलग एक फील्ड है। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में जो ब्रोकर्स होते हैं, जो इन्वेस्टमेंट बैंकर होते हैं, वो बड़ी बड़ी कंपनीज को या कह सकते हो बैंक्स को सजेस्ट करते हैं कि कहाँ से पैसा लेना चाहिए और कहाँ लगाना चाहिए, ताकि बैंकिंग्स को या बैंकिंग एंटिटीज को कह सकते हो जो बैंकिंग के बिजनेस में उनको प्रॉफिट हो सके। फिर आता है ऑडिटिंग। ऑडिटिंग में जो ऑडिटर होता है वो देखता है कि एक पर्टिकुलर एंटिटी के, पर्टिकुलर कॉर्पोरेट के जो अपने अकाउंट्स बनाए हुए हैं वो ठीक है या गलत है या कुछ हेरा फेरी करी हुई है। इसमें सारे सब्जेक्ट होते हैं जब भी आप 12th कॉमर्स को पास आउट कर लोगे और उसके बाद किसी भी फील्ड में जाओगे। अब आगे चलते हैं कि कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल है 12th कॉमर्स के बाद। जनरली 6 तरह के कोर्सेज होते हैं। एक तो डिग्री कोर्सेज, एक मैनेजमेंट कोर्सेज, एक प्रोफेशनल कोर्सेज, एक एंट्रेंस कोर्सेज, एक बैंकिंग का कोर्स और एक टेक्निकल का कोर्स। इसको पढ़ेंगे भी और देखेंगे इसके अंदर डिफरेंट, जैसे डिग्री कोर्स के अंदर कौन कौन से अलग अलग कोर्सेज है, मैनेजमेंट के अंदर कौन कौन से कोर्सेज है, एक्सेट्रा। डिग्री कोर्सेज कौन से होते हैं? डिग्री कोर्सेज जैसे बी कॉम हो गया, बी कॉम ऑनर्स हो गया, जिसके अंदर अपने को एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की नहीं, ओवरऑल सब्जेक्ट की, जैसे उसमें अकाउंट्स भी आ गई, लॉ भी आ गई, टैक्स भी आ गई, अपने फाइनेंस भी आ गया, सबकी नॉलेज दी जाती है, उसे कहते हैं डिग्री कोर्स। जनरली ये 3 साल का होता है। फिर आता है मैनेजमेंट कोर्स। मैनेजमेंट एक ऐसा कोर्स है जिसमें आपको बताया जाता है कि पर्टिकुलर किसी भी एंटिटी का भी हो सकता है बिजनेस मैनेजमेंट, चाहे वो बिजनेस बैंकिंग का हो, चाहे नॉर्मल रिटेल का हो, होलसेलर का हो, किसी भी तरह का, उसको मैनेज कैसे करते हैं। फिर आता है प्रोफेशनल कोर्सेज। प्रोफेशनल कोर्स जैसे सी ए, सी एस, एल एल बी, एल एल एम, ऐसे आई सी डब्ल्यू आई, इस तरह के कोर्सेज को प्रोफेशनल कोर्सेज कहते हैं, जिनकी एक पर्टिकुलर बॉडी होती है। जैसे सी ए की आई सी आई, अपनी जो अपने लॉयर्स होते हैं, एडवोकेट्स होते हैं, उनकी बार काउंसिल हो गई, एक्सेट्रा। फिर आता है एंट्रेंस एग्जाम। एंट्रेंस एग्जाम जैसे रेलवे का एग्जाम हो गया, किसी एस एस सी का हो गया, मतलब एस एस सी से रिलेटेड जो भी, जो अपनी निकलती है पोस्ट निकलती है, उनके जो एंट्रेंस होते हैं, एक उनके कोर्सेज होते हैं। जैसे बैंकिंग का हो गया, रेलवे का हो गया, अपने किसी भी गवर्नमेंट जॉब का।
फिर आता है बैंकिंग। बैंकिंग में भी बहुत सारे जॉब होते हैं, जैसे इन्वेस्टमेंट बैंकर, जनरल बैंकर, डिप्लोमा करना, और उसमें होता है बैंकिंग कोर्स। फिर आते हैं टेक्निकल कोर्स। टेक्निकल कोर्सेज के अंदर जैसे कोई आपको गेम बनाना पड़ गया, मान लो एक तरह से ऐप बनाना पड़ गया, ये कोई डिजाइन, वेब डिजाइनिंग करनी पड़ेगी, या डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करना, ये सारे टेक्निकल कोर्स में आते हैं। अब आगे चल के पढ़ेंगे डिग्रीज में कौन से कोर्स आते हैं, मैनेजमेंट में, प्रोफेशनल में, एंट्रेंस में, बैंकिंग में और टेक्निकल में कौन कौन से कोर्सेज होते हैं। तो पहले शुरू करते हैं डिग्री कोर्सेज। डिग्री कोर्सेज में शुरू करते हैं पहले बीकॉम के साथ। बीकॉम दो तरह की होती है, तो बीकॉम ऑनर्स और एक होती है बीकॉम सिंपल। बीकॉम ऑनर्स को कहते हैं एच, और इसको जनरली कहते हैं पी, क्योंकि ये सिंपल होती है, ठीक है। फिर करते हैं बीकॉम पास, मतलब खाली बीकॉम होएगी इसमें, इसमें कोई भी बीकॉम और बीकॉम ऑनर्स में क्या डिफरेंस है। बीकॉम में आपको सारे सब्जेक्ट की थोड़ी थोड़ी नॉलेज दी जाती है, लेकिन बीकॉम ऑनर्स में पर्टिकुलर सब्जेक्ट की एक वास्ट नॉलेज दी जाती है। तो शुरू करते हैं बीकॉम से। बीकॉम के लिए क्या क्या होना जरूरी है, पहले मिटा देता हूँ सबको। बीकॉम के लिए आपको 10+2 कॉमर्स के साथ पास आउट होनी चाहिए, और मिनिमम 50% HSC, मतलब अपना 12th में मार्क्स होने चाहिए कितने, मिनिमम 50%। आप विद और विदाउट दोनों मैथ्स हो सकते हो, क्योंकि जनरली 12th में, 11th और 12th में बच्चों के पास ऑप्शंस होती है, या तो वो इकोनॉमिक्स ले या मैथ्स ले, कभी कभार फिजिकल एजुकेशन और मैथ्स में भी चॉइस होती है। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बीकॉम के लिए जिन बच्चों ने मैथ्स लिया है वो भी एडमिशन ले सकते हैं, और जिन्होंने एडमिशन मैथ नहीं ली वो भी एडमिशन ले सकते हैं बीकॉम। बीकॉम के अलग अलग कॉलेज है, वो आप अपने गूगल पे सर्च कर सकते हो, और कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट भी कर सकते हो। फिर इसमें कौन कौन से आपको चीजें पढ़ाई जाएगी, कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जनरल अकाउंटिंग, जैसे अपने कंपनीज के अकाउंट्स कैसे बनते हैं, सिंपल जो बिजनेस एंटिटीज होती है स्मॉल स्केल में, उनके कैसे अकाउंट्स बनते हैं। फिर बिजनेस मैथ्स, सिंपल की प्लस माइनस कह सकते हो, या अपने जैसे हो गया इंडेक्स हो गया, मैट्रिसेस हो गया, उसके हिसाब से वो पढ़ाना, उसे कहते हैं बिजनेस मैथ्स। फिर आते हैं बिजनेस लॉज। बिजनेस लॉज मतलब कंपनी से रिलेटेड लॉज, लेबर से रिलेटेड, और क्योंकि ये बिजनेस में डे टू डे लाइफ में इनके कंप्लायंस करने पड़ते हैं। फिर आते हैं इनकम टैक्स लॉ, क्योंकि एक जो फर्म है या कोई भी एंटिटी है, वो किसी भी वो इनकॉर्पोरेट इसी करती है, क्योंकि उनको एक प्रॉफिट कमाना होता है जिसकी वजह से उनको इनकम होती है। फिर आता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट मतलब जो अपना फाइनेंस है उसको मैनेज करना, कि कितने पैसे चाहिए, कितने दिनों के लिए चाहिए, ज्यादा तो नहीं ले लिए या कम तो नहीं ले लिए। फिर आता है ऑडिटिंग। ऑडिटिंग मतलब पर्टिकुलर स्टेटमेंट्स को, कैश फ्लो होगी, अपने ट्रेडिंग पैनल हो गया, उनको ऑडिट करना या उनको देखना कि सही तरीके से बनाए हैं या कोई गलती तो नहीं है। फिर आता है इन्वायरमेंटल स्टडीज, जो जनरली इन्वायरमेंट के आप कह सकते हो जनरल नॉलेज, या आप कह सकते हो जो ईवीएस पढ़ते थे आप बचपन में वो पढ़ाएंगे। फिर आता है इसका आगे स्कोप क्या है। बीकॉम करने के बाद जनरली लोग जाते हैं सीए के लिए, जाते हैं सीएस के लिए जाते हैं, और आईसीडब्ल्यू, ये मान लो ये होगा सीएमए कह सकते हो, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट के लिए, ठीक है। आगे इस कोर्स की वैल्यू जब है जब आप बीकॉम के साथ कोई एक्स्ट्रा डिग्री करो, जैसे आप बीकॉम के बाद सीए में आ जाओ, सीएस में आ जाओ, इससे आपकी जॉब अपॉर्चुनिटी बढ़ जाएगी, और आपकी जो मतलब एक तरीके से सैलरी है या जो आपके जॉब अपॉर्चुनिटीज है वो भी बढ़ जाएगी, ठीक है। बीकॉम के बारे में पढ़ लिया। फिर चलते हैं बीकॉम ऑनर्स। बीकॉम ऑनर्स ये 3 साल का कोर्स होता है, ये भी 3 साल का कोर्स होता है, लेकिन बीकॉम ऑनर्स में आपको मैथ्स होना जरूरी है। लेकिन जो बीकॉम सिंपल है उसमें मैथ्स होने की जरूरत नहीं है। जो 12th में मार्क्स है वो मिनिमम 50% होने चाहिए, लेस देन नहीं हो सकते, 50% या मोर देन 50%। इसके अंदर आपको एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज दी जाएगी, वो कुछ भी हो सकती है, फाइनेंस, कॉस्ट अकाउंट, इकोनॉमिक्स, टैक्सेशन, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कंपनी लॉ, मार्केटिंग मैनेजमेंट। मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या होता है, मार्केटिंग मैनेजमेंट मतलब जो कस्टमर की नीड्स है उसके हिसाब से देखना कि कस्टमर को क्या चाहिए, और उस हिसाब से कंपनी को बताना कि कस्टमर को ये चाहिए तो तुम ये प्रोडक्ट बनाओ। जो आप बीकॉम ऑनर्स करने के बाद आप एमबीए के लिए परस्यू कर सकते हो, और एमकॉम के लिए भी परस्यू कर सकते हो। आप बीकॉम के बाद भी एमकॉम परस्यू कर सकते हो, उसमें भी अच्छे आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज है। फिर उसके बाद आप बीकॉम ऑनर्स के बाद सीएस के लिए भी जा सकते हो, ठीक है। जॉब अपॉर्चुनिटीज कहाँ मिलेगी आपको, बैंकिंग सेक्टर। बैंकिंग सेक्टर में आपको जल्दी से जॉब मिल जाएगी, क्योंकि आपने बीकॉम ऑनर्स अगर बैंकिंग में करोगा तो और भी अच्छा है,
और अगर आप टीचिंग के प्रोफेशन में जाओ तो वो भी जा सकते हो, और आपको बिजनेस हाउसेज भी ले सकते हैं क्योंकि आपको अच्छी नॉलेज होगी किसी भी एक पर्टिकुलर फील्ड में। फिर आते हैं बिजनेस बीएससी फॉर स्टैटिस्टिक्स, मतलब बैचलर्स इन साइंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। ये क्या होता है सर? इसमें स्टैटिस्टिक्स पहले देखते हैं कि स्टैटिस्टिक्स क्या होता है। स्टैटिस्टिक्स मतलब एक तरह का एक, कह सकते हो, एक एरिया है जहाँ पे आप आ, जो पुराने डाटा है उसको देखते हो, समझते हो, और उसके हिसाब से डिसीजन बताते हो। और बीएससी मतलब बैचलर इन साइंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स, मतलब कॉमर्स से रिलेटेड है, तो स्टैटिस्टिक्स का यूज करना किसी बिजनेस में या कॉमर्स फील्ड में। इसको आगे पढ़ते हैं कि क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। 10+2 कॉमर्स विद मैथ्स हो सकते हो, और विद मैथ्स होना पड़ेगा भी क्योंकि 55 ये एलिजिबिलिटी है। मतलब अगर आप नॉन नॉन मैथ्स हो तो आप इसमें स्टैटिस्टिक्स में नहीं जा सकते। मिनिमम 55% मार्क्स चाहिए, और मैथ्स में 60% कम से कम चाहिए। कि यूं नहीं है कि मान लो 50% तो आ गया आपके ओवरऑल टोटल में से, मान लो सब में 55 है, लेकिन अगर आपके मैथ में 55 है तो एक क्राइटेरिया तो पूरा हो गया, मिनिमम 55%, लेकिन दूसरा क्राइटेरिया पूरा नहीं हुआ 60% वाला, जिसकी वजह से आप इसमें नहीं जा पाओगे। तो ये दोनों क्राइटेरिया समझ आ गए होंगे आपको। फिर आते इसमें आपको क्या क्या बताया जाएगा। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी थ्योरी, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर अलजेब्रा, मैथमेटिक्स, क्वांटिटेटिव एनालिसिस, डाटा इंटरप्रिटेशन। ये सारे एक ऐसे टूल्स है या ऐसी थ्योरीज है जिसमें आपको बताया जाता है कि आपको कैसे डाटा कलेक्ट करना है, उसको कैसे अरेंज करना है, और उसको कैसे रिजल्ट तैयार करना है। इसके बाद आपको क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज है। इसमें आप बिजनेस एनालिस्ट बन सकते हो, मतलब किसी भी आप बिजनेस हाउस में आप जॉब मिल सकती है, और वो आपसे पूछ सकते हैं कि इसमें आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, इसको पुराने डाटा से समझाओ हमको कि ये डिसीजन अच्छा रहेगा या गलत रहेगा। ऐसे डाटा एनालिस्ट, रिसर्च ऑफिसर, इन्वेस्टिगेटर या लेक्चरर, ये सेम इसके जॉब है कि जो पुराने, जो अपने जैसे कह सकते हो डाटा है उनको एनालाइज करना। फिर हायर स्टडीज के लिए आप जैसे आपने बीएससी कर ली स्टैटिस्टिक्स में, उसके बाद क्या कर सकते हो, आप प्रोफेशनल कोर्सेज में जा सकते हो, जैसे एक्चुअल साइंसेज है, या मास्टर्स भी कर सकते हो इसमें स्टैट्स में। कहाँ से? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैटिस्टिक्स। जो एक्चुअरियल्स होते हुए आपको बता ही दिया, एक्चुअरियल मतलब जो जो पुराने अपने बेस होते हैं, जैसे कि पुराने डाटा हो गए, पुराने रिकॉर्ड्स हो गए, उनको एनालाइज करते हैं और बताते हैं कि इसमें कितना रिस्क है और कितना प्रॉफिट है, जिसकी वजह से कंपनी को नुकसान होने से बचाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दो मिनट। फिर थे फोर्थ, बी एन इकोनॉमिक्स, मतलब बैचलर इन आर्ट्स फॉर इकोनॉमिक्स। इसमें आपको मैथ और विदाउट मैथ दोनों हो सकते हो आप, और मिनिमम 50% चाहिए। जो 50% का क्राइटेरिया है वो लगभग हर कोर्स में है जनरली। जो डिग्री कोर्सेज है उसमें, प्रोफेशनल कोर्सेज में किसी में नहीं है, लगभग है ही नहीं। और अलग अलग कोर्सेज में अलग अलग क्राइटेरिया है, लेकिन डिग्री कोर्सेज में मिनिमम 50% की रिक्वायरमेंट हर जगह आएगी ही। इसमें आपको क्या क्या बताएंगे कि इकोनॉमिक्स किसके बारे में है। जनरली इकोनॉमिक्स अपनी इकोनॉमी को बताता है कि इसमें कितनी जीडीपी है, कितना आप बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं, कितना एक्सपोर्ट कर रहे हैं, क्या डिमांड है, कितनी सप्लाई है, कैसे प्राइस है, ये सब आपको पढ़ाया जाएगा। इसके बाद आप इकोनॉमिक्स में मास्टर भी कर सकते हो, एमफिल कर सकते हो, मास्टर इन फिलोसफी, या मास्टर इन बिजनेस इकोनॉमिक्स, या इंडियन इकोनॉमिक सर्विस के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो। इसमें आपको जनरली एक पोस्ट दी जाती है जिसमें आपको बताना पड़ता है कि क्या रेट होना चाहिए सीआरआर का, क्या रेट होना चाहिए एसएलआर का। इसमें आपकी राय ली जाती है। इसमें आगे क्या अपॉर्चुनिटीज है, इसमें आपको गवर्नमेंट जॉब भी मिल सकती है, आपको टीचिंग का अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है, या बिजनेस जर्नलिज्म मतलब जो एक बिजनेस के फैक्ट्स होंगे उसके बारे में आप बता पाओगे कि ये सही है या नहीं है, इसकी कितनी डिमांड हो सकती है, कितनी सप्लाई हो सकती है। ठीक है। फिर है बैचलर्स इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, मतलब इसमें आपको खाली अकाउंटिंग और फाइनेंस के बारे में बताया जाएगा। मतलब मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन आपको अकाउंटिंग और फाइनेंस की दी जाएगी। इसके साथ साथ आपको थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन दी जाएगी अलग सब्जेक्ट की, जैसे टैक्सेस हो गए या अपने जो लॉज हो गए उसकी। तो इसमें क्या क्राइटेरिया है, मैथ और विदाउट मैथ दोनों हो सकते हो आप, और 50% मिनिमम चाहिए ही। इसमें आपको बताएगा इक्विटी मार्केट्स क्यों बताएगा, क्योंकि आप फाइनेंस से रिलेटेड कोर्स करोगे, जिसके अंदर आपको बताया जाएगा कि कहाँ से पैसा लेना है, कितनी उसकी इंटरेस्ट रेट होएगा, उससे कितना प्रॉफिट होएगा। ठीक है। इसमें आगे क्या स्कोप है, आप इसके बाद एमकॉम कर सकते हो, एमबीए कर सकते हो,
और अलग अलग कोर्स में जा सकते हैं, जैसे CFA मान ले, मतलब चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिसिस। मतलब इसमें आपको एक कंपनी के ऊपर एक CFA अपॉइंट किया जाएगा, किए जाओगे आप, जिसमें आपको बताना पड़ेगा कि ये कंपनी यहाँ से पैसा ले या ना ले, क्या बाकी इससे पैसा लेना अच्छा होएगा या अच्छा नहीं होएगा। इसके अंदर आगे क्या जॉब अपॉर्चुनिटी से आप CA बन सकते हो, फाइनेंशियल रिस्क मैनेजर बन सकते हो, और चार्टेड फाइनेंशियल एनालिस्ट, ये मैंने बताई थी आपको। जो तीनों जनरली ये जॉब है, ये रिस्क या फाइनेंस से रिलेटेड ही है। फिर आता है बैचलर्स इन बैंकिंग एंड इंश्योरेंस। इसमें आपको ये भी 12+2 के बाद ही होएगा। इसमें कॉमर्स, मैथ्स और विदाउट मैथ्स दोनों हो सकते हो, और 50% का क्राइटेरिया अलग इसमें भी यही है। इसमें आपको बताया जाएगा कि बैंकिंग का बिजनेस कैसे होता है और इंश्योरेंस कैसे होती है। इंश्योरेंस में भी अलग अलग फील्ड होती है, हेल्थ हो गया, लाइफ हो गया, मोटर हो गया, अलग अलग जैसे कार्गो हो गया, अलग अलग इंश्योरेंस के टाइप होते हैं, उसमें आपको बताया जाएगा। कोर्स फोकसेस ऑन फाइनेंशियल अकाउंटिंग मैनेजमेंट, कॉर्पोरेट लॉज इसलिए क्योंकि जो इंश्योरेंस कंपनीज होती है उनको IRDAI के जो रूल्स होते हैं फॉलो करने पड़ते हैं, जिसकी वजह से उनको भी कॉर्पोरेट लॉज के बारे में पता होना चाहिए। बैंकिंग लॉज RBI इंस्ट्रक्ट करती है, और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंदर भी स्पेसिफाई है कौन कौन से बैंकिंग रूल्स या रेगुलेशंस लगेंगे। तो जो बच्चा या जो भी बैंकिंग के कोर्स करेगा, जो बैचलर्स इन बैंकिंग एंड इंश्योरेंस करेगा, उनको बैंकिंग के रेगुलेशंस भी पता होने चाहिए। इसमें आप आगे आप क्या कर सकते हो, इसके बाद आप M.Com भी कर सकते हो, क्योंकि आपको एक जनरल नॉलेज हो चुकी है बैंकिंग की और इंश्योरेंस की, और इसी फील्ड में आगे आप M.Com कर सकते हो, और MBA भी कर सकते हो, और प्रोफेशनल कोर्सेज भी कर सकते हो। जैसे कि आप कर सकते हो, इसके बाद CA भी कर सकते हो, और CA करने के बाद आप बैंकिंग के लाइन में जा सकते हो, उनकी बैंकिंग की ऑडिट भी कर सकते हो, या इंश्योरेंस कंपनीज के भी ऑडिट कर सकते हो, या उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना सकते हो। MBA का ये करने का ये फायदा हो जाएगा क्योंकि आपको बैंकिंग की नॉलेज हो जाएगी, जिसकी वजह से आप बैंक्स को एक तरीके से अच्छी तरह से मैनेज कर पाओगे। फिर इसमें अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज है सेक्टर पे, क्योंकि आप अच्छे अच्छे कह सकते हो, अच्छे पद पे पहुंच सकते हो, या अच्छे एक डेजिग्नेशन में पहुंच सकते हो। उसके बाद BSc सोशल साइंस। सोशल साइंस जनरली कॉमर्स के बच्चे नहीं करते हैं, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। इसमें मैथ और विदाउट मैथ का दोनों का क्राइटेरिया, आप चाहे मैथ वाला स्टूडेंट हो चाहे विदाउट मैथ वाले हो। इसमें कोर्स फोकस करता है सोशल साइंस पे, जैसे हिस्ट्री हो गया, अपना ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटिक्स हो गया, अपना सिविक्स हो गया, पॉलिटिक्स सिविक्स को ही कहते हैं, और इससे रिलेटेड जो भी सोशल स्टडीज से रिलेटेड अपने टॉपिक्स हैं। इसके अंदर आप मास्टर जा सकते हो सोशल साइंस में, और PhD भी परस्यू कर सकते हो सोशल साइंस के अंदर। इसमें क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज है, इसमें आप मार्केट रिसर्च बन सकते हो, बिजनेस मैनेजमेंट कर सकते हो, टाउन प्लानिंग। इसमें ज्यादातर जो अपॉर्चुनिटी है वो टाउन प्लानिंग की, टूरिज्म की, टीचिंग और लेक्चरिंग की है, क्योंकि ये सारे रिलेटेड है अपने हिस्ट्री से रिलेटेड। जैसे कि टाउन प्लानिंग है, इससे अपने को पता चलता है कि पहले के जमाने में कैसे टाउन प्लानिंग होती थी, कैसे अपने जो घर है वो कैसे बनते थे, इसकी वजह से आपको ये फायदा हो सकता है। फिर आता है BA इन इंग्लिश, बैचलर्स ऑफ आर्ट्स इन इंग्लिश। इसमें आपको बताया जाएगा, इसमें आप मैथ और विदाउट मैथ दोनों हो सकते हो, और HSC मतलब 12th में आपको मिनिमम 50% आने चाहिए। इसमें आपको बताया जाएगा इंग्लिश के बारे में, पोइट्री, मॉडर्न ड्रामा, ऐसे जनरली इंग्लिश से रिलेटेड सारी इंग्लिश पे के, इंग्लिश कम्युनिकेशन, इंग्लिश के जो लेटर्स है वो कैसे लिखते हैं। इसके अंदर क्या बन सकता है, MA इन इंग्लिश, आप इंग्लिश का आगे मास्टरी कर सकते हो। जर्नलिज्म, जैसे इंग्लिश न्यूज़पेपर आते हैं, टाइम्स पेपर आते हैं, उनमें जो खबर छपती है उनको रिव्यू कर सकते हो या लिख भी सकते हो। ट्रैवल एंड टूरिज्म, जैसे कि आप किसी बाहर कंट्री में जाके, वहाँ के जैसे जो मान लो, यहाँ पे जो मान लो इंडिया है, किसी एक पर्टिकुलर एरिया में जहाँ पे लोग हिंदी बोलते हैं, और बाहर से एक टूरिस्ट प्लेस है, वहाँ से जो बाहर से फॉरेनर आ सकते हैं, आप उनसे कम्युनिकेट कर सकते हो और बता सकते हो। इसके अंदर आगे क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज है, आप प्रोफेशनल राइटिंग कर सकते हो, जैसे मैगजीन्स वगैरह में हो गया, कोई अपने लाइब्रेरी में कोई अपनी लाइब्रेरी खोल ली, या अपनी बुक्स प्रिंटिंग भी कर सकते हो। मास कम्युनिकेशन, मीडिया, डिजिटल मार्केटिंग, सिविल सर्विसेज, PR लो, क्योंकि इनमें आपको एक इंग्लिश कम्युनिकेशन बहुत अच्छी आनी चाहिए, इसलिए इस कोर्सेज में आगे काफी फायदा है। फिर आता है बैचलर्स इन जर्नलिज्म एंड मास। इसमें मैथ्स और विदाउट मैथ्स दोनों हो सकते हो, और इसमें जो फोकस होता है वो करंट अफेयर्स की, आज कंट्री में क्या हुआ, कल पहले क्या हुआ था, उनको थोड़ा बहुत ध्यान भी रखना पड़ता है। इसके साथ साथ इनको लॉस के बारे में भी अच्छा पता होना चाहिए, पॉलिटिकल लीडर कौन कौन से हैं, और
इनसे रिलेटेड जैसे आप कह सकते हो एक जनरली पॉलिटिकल पार्टीज या पॉलिटिक्स से रिलेटेड इनको सब कुछ पता होना चाहिए, क्योंकि अगर कोई आदमी जर्नलिज्म करेगा तो उनको हर बात पे डिबेट करनी पड़ सकती है और किसी को भी बात को बताना पड़ सकता है, जिसकी वजह से उनको हर चीज की मतलब हर एरिया की थोड़ी थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए। फिर आप आगे इसमें आ सकते हो मास्टर्स इन मास कम्युनिकेशन। फिर इसमें आप अभी तो पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर सकते हो इसमें, एडवर्टीजमेंट में, मार्केटिंग में, जर्नलिज्म में या कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन में भी जा सकते हो। इसके बाद अलग अलग आपको जो जॉब मिल सकती है वो जर्नलिज्म की मिल सकती है, प्रिंट मीडिया की, जैसे अपना दैनिक भास्कर आ गया, हरियाणा हिसार भास्कर आ गया, अलग अलग ऐसे। ठीक है। फिर आता है बैचलर्स इन हॉस्पिटैलिटी एंड मैनेजमेंट। इसमें ये 10th +2 के बाद होएगी। इसमें आप मैथ और विदाउट मैथ दोनों हो सकते हो और HSC में कम से कम 12th में 50% आना चाहिए। इसमें जो कोर्स फोकस करता है वो करता है डेवलपमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ब्रांड मैनेजमेंट, रिटेल, मतलब एक तरीके से बिजनेस को प्रमोट करना या बिजनेस की एक गुडविल बनाना, उसके ऊपर ये काम करता है। इसमें आप होटल मैनेजर बन सकते हो, फास्ट फूड रेस्टोरेंट मैनेजर, मतलब एक तरीके से आपको अपनी सर्विस देनी है किसी भी जो कस्टमर्स होते हैं, ताकि जो आपका जो बिजनेस है उनकी एक तरीके से वैल्यू बढ़े या गुडविल बढ़े। ठीक है। डिग्री कोर्सेज में यही कोर्सेज है। अगर इसमें कोई भी डिग्री कोर्सेज में कोई भी डाउट हो और आगे कोर्सेज में भी बताऊंगा। अगर डिग्री कोर्सेज में कोई भी डाउट हो तो नीचे आप मुझे कमेंट कर सकते हो या मुझे मेल कर सकते हो getsetcommerce@gmail.com। थैंक यू एंड बाय बाय। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट सेट कॉमर्स क्लासेस। कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर डूइंग गुड। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट सेट कॉमर्स क्लासेस। कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर डूइंग गुड। तो चलिए शुरू करते हैं। आज अपन बच्चों देखने वाले हैं कि 12th कॉमर्स के बाद जो बच्चे पास आउट होने वाले हैं उनके उनके पास की प्रोफेशनल कोर्सेज में कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं, उनका क्या क्या क्राइटेरिया है, उनके कोर्स के बारे में कुछ बताऊंगा, क्या क्या वो कर सकते हैं आगे इस कोर्स में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला आता है सीए। सीए मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट। ये कॉमर्स की स्ट्रीम में ये बहुत एक रेपुटेटेड कोर्स है, और इसके आगे जब वो सीए बन जाता है तो भी उसकी एक रेपुटेटेड लाइफ होती है और एक अच्छा मतलब क्या सकते हो सराउंडिंग एनवायरनमेंट उसका बहुत ही एजुकेटेड और बहुत ही मतलब बढ़िया एनवायरनमेंट होता है। तो देखते हैं सीए में क्या होता है। सीए को जनरली जो एग्जाम होता है वो एक इनकी बॉडी है आई, जितने भी प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं उनकी एक स्टैट्यूटरी बॉडी होती है जो इनको गवर्न करती है। सीए की आईसीआई है। जनरली सीए में 5 साल लगते हैं, कुछ कुछ को काफी टाइम भी लग जाता है अगर उन बच्चों के अटेम्प्ट लग जाते हैं। तो सीए में 3 स्टेजेस होती है, पहली फाउंडेशन, इंटरमीडिएट और फिर फाइनल। इसमें कोई भी मिनिमम बस बच्चा पास होना चाहिए 12th के अंदर, कोई इसमें मिनिमम क्राइटेरिया नहीं है, बस बच्चों को 12th में पास होना चाहिए। ठीक है। और जनरली आप जैसे आपके 12th होने के बाद आप विद इन 9 मंथ्स आप नवंबर में जैसे ही आपके रिजल्ट आता है आप उसके नवंबर में 9 महीने बाद पेपर दे सकते हो। तो सीए में खाली यही है। इसके सीए के अंदर आपको काफ़ी चीज़ें पढ़ाई जाएगी। आपको इनकम टैक्स के बारे में बताया जाएगा, लॉ बताया जाएगा, बिजनेस बिजनेस के बारे में बताया जाएगा, ऑडिटिंग के बारे में बताया जाएगा, बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं उनके बारे में बताया जाएगा। सीए के अंदर यही है। फिर आते हैं सीएस। सीएस मतलब कंपनी सेक्रेटरी। ये भी बहुत एक अच्छा कोर्स है जो जो इंडियन इंस्टीट्यूट कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया कंडक्ट करवाती है। इसके अंदर भी 3 लेवल्स होती है, फाउंडेशन, एग्जीक्यूटिव एंड प्रोफेशनल। ये भी जनरली 5 साल का कोर्स होता है। इसके अंदर भी सेम चीज़ें बताई जाती है, लेकिन कंपनी सेक्रेटरी के अंदर जो ज़्यादा रोल है वो कंपनीज लॉ का है, क्योंकि जो एक कंपनी सेक्रेटरी होता है उनको देखना होता है कि कंपनी क्या वाकई में जो लॉ है, कंपनीज लॉ, कंपनी एक्ट है, उसको कंप्लाई कर रही है। सीएस भी अच्छा कोर्स है। सीएस में ज़्यादा थ्योरी है लेकिन सीए में ज़्यादा प्रैक्टिकल है। फिर आता है ICWAI। ये एक कॉस्ट अकाउंटेंट्स के लिए है जो इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट ऑफ इंडिया करवाता है। इसको जनरली आप CMA भी कहते हो। जो CMA का कोर्स होता है इसके अंदर आपको बेसिकली कह सकते हो जो बिजनेस की कॉस्ट होती है उसको मैनेज करना सिखाया जाता है, कि उसको आप कैसे कैसे निकाल सकते हो, किस बेसिस पे निकाल सकते हो और उनको कैसे कम कर सकते हो, कि वाकई वो कॉस्ट करनी ज़रूरी है या नहीं है। ठीक है। जो इसमें क्राइटेरिया वो भी 10+2 का ही है। आपको इसमें ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको इतने मिनिमम मार्क्स चाहिए, बस आप 12th में पास आउट होने चाहिए। जनरली जो बच्चा CA CS या
CMA करता है, उसके साथ साथ वो अपनी बैचलर्स की डिग्री के लिए भी तैयारी करता है, जैसे BCom हो गया, BBA हो गया, ऐसी अलग अलग तैयारियां करता है ताकि उसको एक्स्ट्रा नॉलेज हो जाए और उसके पास एक एक्स्ट्रा डिग्री हो जाए। फिर आता है LLB और LLM, ये बार काउंसिल ऑफ जो इंडिया होती है वो कंडक्ट कराती है। इसके अंदर जो जनरली बच्चे होते हैं वो लॉयर्स बनते हैं, और कभी कभार जो बच्चे कह सकते हो CA के बाद LLB भी करते हैं ताकि वो एक लॉयर बन जाए और कॉर्पोरेट के जो लॉज होते हैं, कंपनीज के जो केस है वो लड़ पाए, ताकि उनके पास दोनों नॉलेज हो जाएगी, तो LLB की भी और CA की भी। ठीक है, LLB करने के बाद फिर लोग LLM में जाते हैं। LLB में 3 साल लगते हैं, और आप टोटल LLM करोगे तो टोटल 5 साल लगते हैं। इसके अंदर मिनिमम क्राइटेरिया कि बस 10+2 बच्चा पास होना चाहिए, और LLB के साथ बच्चा कोई और भी कोर्स कर सकता है, जैसे कि अपना ग्रेजुएशन का कोर्स हो गया, कोई भी अलग अलग कोर्स कर सकता है। फिर आता है CFA। CFA एक बहुत ही बढ़िया कोर्स है, आप कह सकते हो जो CA के लेवल तक का कोर्स कह सकते हो आप CFA। इसके अंदर आपको जो फाइनेंस के बारे में सारा कुछ बताया जाता है कि पर्टिकुलर एक फाइनेंस कितना बढ़िया है, कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, कि उसे कितना पैसा पर कमा सकते हैं, उसमें कितना रिस्क है। CFA के अंदर सारा बताया जाए। ये आज के टाइम में बहुत ही रेप्यूटेटेड जॉब है, और इसका बहुत ही फ्यूचर में अच्छा स्कोप भी है। ठीक है, जनरली इसको करने के 2 साल लग जाते हैं, 2 साल में जनरली ये हो जाती, कभी कभार ज़्यादा टाइम भी लग सकता है। लेकिन अगर आपको CFA में एडमिशन लेना है तो आपके पास बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए, मतलब जो 3 साल का मतलब कह सकते हो तो जनरली एक कोर्स होता है। कोई भी आप BCom कर सकते हो, BBA कर सकते हो, उसके बाद ही आप CFA में एडमिशन ले सकते हो। जनरली लोग BCom के बाद CFA में एडमिशन ले लेते हैं, या जब वो BCom के फाइनल ईयर में होते हैं तभी वो रजिस्ट्रेशन ले लेते हैं। प्रोफेशनल कोर्स में एक और कोर्स है, वो बहुत ही एक्चुअल साइंस का ही बहुत ही बढ़िया कोर्स है, जिसके अंदर आपको स्टैटिस्टिक्स के बारे में बताया जाता है, या कह सकते हो एक कितने आपको इंस्ट्रूमेंट्स या इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बताया जाता है, जिनको आप अप्लाई करके उन पर्टिकुलर बिजनेस में या इन्वेस्टमेंट में या किसी भी फील्ड में पता लगा सकते हो कि कितना इसमें रिस्क है। रिस्क वैसे आप नहीं बता सकते कितना ही होगा, कुछ लेवल तक अपने को पता चल सकता है कि इसमें इतना रिस्क इंक्लूडेड है। जनरली इसको इसको एक्चुअल साइंस को आपको अगर डिग्री लेनी है तो इसमें 4 लेवल होते हैं, CT, CA, ST एंड SA। अगर इसके बारे में आपको और जानना है तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो, या मुझे मेल कर सकते हो getsetcommerce@gmail.com। ठीक है, लेकिन इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि बच्चों के पास जरूरी मैथ होना चाहिए, नॉन मैथ वाले बच्चे इसको ऑप्ट नहीं कर सकते। और अगर आपको एक्चुअल साइंस के अंदर जाना है, किसी कॉलेज में जाना है या इस फील्ड में जाना है, तो आपको एक एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है। अगर आप एंट्रेंस एग्जाम में फेल हो जाते हो तो आपको एडमिशन नहीं मिल सकता। जनरली जो इनकी एरिया है वो इंश्योरेंस में होता है, बैंकिंग सेक्टर में होता है, रिस्क मैनेजमेंट कंपनीज में होता है। जनरली प्रोफेशनल कोर्सेज में ये 5 कोर्सेज ही होते हैं जो बहुत ही बढ़िया कह सकते हो, 5 नहीं 6 कोर्सेज होते हैं जो बहुत ही बढ़िया आप कह सकते हो आज के लिए भी और फ्यूचर के लिए भी। अगर इसमें कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट कर देना या मुझे मेल कर देना getsetcommerce@gmail.com। थैंक यू एंड बाय बाय। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेटसेट कॉमर्स क्लासेस। कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर डूइंग गुड। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे आप बच्चों को पता है कि 12th कॉमर्स का रिजल्ट आने वाला है, या बच्चे जो कॉमर्स से आउट 12th कॉमर्स से जो क्लियर कर चुके हैं उनके लिए मैं आज आपको एंट्रेंस जो टेक्निकल कोर्स के अंदर टेक्निकल जो फील्ड है उसके अंदर मैं आपको कोर्सेज बताने वाला हूँ कि टेक्निकल फील्ड के अंदर कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल है कॉमर्स की फील्ड के बच्चों के लिए। तो शुरू करते चलो। पहला है एनिमेशन एंड मल्टीमीडिया। जनरली जो ये 4 कोर्स है, जनरली जो बच्चे वो कंप्यूटर फील्ड से होते हैं जनरली वही करते हैं, लेकिन जो कॉमर्स के बच्चे होते हैं उनके पास भी बिजनेस की अच्छी नॉलेज होती है, जिसके कारण वो अपनी बिजनेस की स्किल लगा के इन चारों कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। पहला आता है एनिमेशन एंड मल्टीमीडिया, वेब डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट। फिर आता है गेम डेवलपर। गेम डेवलपर की जगह आप कह सकते हो एक ऐप डेवलपर भी कह सकते हो। फिर आता है डिजिटल मार्केटिंग। एनिमेशन एंड मल्टीमीडिया मतलब जो आपका बिजनेस है उसकी आप प्रोडक्ट्स की एनिमेशन बना के उसको आप अच्छी तरह एक पर्टिकुलर सेट से बना के आप उसको कस्टमर के साथ पहुंचा सकते हो, ताकि आपका जो बिजनेस है वो ग्रो हो सके। जो इसमें जॉब ऑप्शन है वो एडवर्टीजमेंट मैनेजर, क्रिएटिव डायरेक्टर, मीडिया डायरेक्टर, ग्राफिक डिजाइनर, एनिमेटर एंड पब्लिशर एंड वीडियो एडिटर। जनरली जो बिजनेस होता है उसको एनिमेट करके दिखाना अपने कंज्यूमर को कम से कम टाइम में, ताकि वो आपके प्रोडक्ट की तरफ या आपकी बिजनेस की तरफ अट्रैक्ट हो सके। ठीक है बच्चों,
फिर आता है वेब डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट, मतलब जैसे अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, उनकी जो जैसे amazon.com होता है, flipkart.com होता है, उनकी साइट बनाना और देखना कि ताकि उस साइट से जो लोग हैं, जो कस्टमर्स है, वो अट्रैक्ट हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा अपना जो टाइम है वो उस जो वेबसाइट पे लगाए, ताकि बिजनेस को भी अच्छा प्रॉफिट हो। इसके अंदर आपको जॉब्स का क्या अवेलेबल है, फ्रंट एंड डेवलपर और बैक एंड डेवलपर। फ्रंट एंड डेवलपर मतलब जैसे जो आपकी जो वेबसाइट है आप उसको देख रहे हैं, वो तो हो गया फ्रंट एंड, लेकिन जिस हिसाब से वो कोडिंग हुई है वो होता है बैक एंड। तो आपको दोनों तरफ मिल सकता है, फ्रंट एंड भी जॉब मिल सकता है और बैक एंड भी। फुल स्टैक डेवलपर, वेब डिजाइनर, वेब ऐप डेवलपर, डिजाइन एंड लेआउट एनालिस्ट, यूआई डिजाइनर, मतलब ये सारा जो वेब डिजाइनिंग से रिलेटेड ये सारे जॉब ऑप्शंस है। अगर जॉब ऑप्शंस को आपको डिटेल में जानना है तो नीचे कमेंट करके बता देना। ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है सारे जो जॉब ऑप्शंस है वो आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ। पर्टिकुलर अगर आपको कोई जॉब ऑप्शन पूछना हो नीचे कमेंट कर सकते हो। फिर आता है गेम डेवलपर या आप ऐप डेवलपर भी कह सकते हो। इसमें आपको अपने कंपनी के लिए, जैसे आप अमेजोन का साइट भी है और ऐप भी है, तो ऐसे ही आप अपने बिजनेस का भी साइट भी बना सकते हो और अपने ऐप भी बना सकते हो। फिर आता है डिजिटल मार्केटिंग, मतलब जो अपना प्रोडक्ट है उसको डिजिटली, फिजिकली नहीं डिजिटली कस्टमर तक पहुंचाना और डिजिटली कस्टमर को सेल करना, ताकि आपका जो कॉस्ट है बीच में आपको वहां तक पहुंचने की, जो ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट है वो कम हो जाए। आज के टाइम में आप कह सकते हो जैसे फ्यूचर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होने वाला है, तो इन चारों कोर्सेज की अच्छी डिमांड है। ठीक है, लेकिन तो इसमें वही वही ये क्राइटेरिया वो 10+2 का ही है, इसमें कोई मिनिमम क्राइटेरिया ज़्यादा कुछ नहीं है। बस जनरली जो अपने 12th में मार्क्स 50% आने चाहिए, और अगर बच्चे को ज़्यादा मतलब इसमें इंटरेस्ट है तो इसमें जाना चाहिए, क्योंकि इसमें काफ़ी आगे स्कोप है। टेक्निकल कोर्सेज में कॉमर्स के लिए एक खाली 4 कोर्सेज है। अगर आपको और भी कुछ पूछना हो तो नीचे कमेंट कर सकते हो या मुझे मेल कर सकते हो getsetcommerce@gmail.com। थैंक यू एंड बाय बाय। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट सेट कॉमर्स क्लासेस। कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर डूइंग गुड। तो चलिए शुरू करते हैं। आज बच्चों मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो बच्चे 12th कॉमर्स की स्ट्रीम से पास आउट हो चुके हैं या होने वाले हैं, उनके लिए एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए, जैसे रेलवेज हो गया या बैंकिंग होगी या एसएससी की जॉब्स होगी, उनके लिए क्या क्या ऑप्शंस है या क्या क्या कोर्सेज अवेलेबल है, कह सकते हो क्या क्या एरियाज है जहाँ पे वो ट्राई कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें मेनली 7-8 जॉब्स है या कह सकते हो कोर्सेज है, जिनके अंदर जो 12th कॉमर्स बच्चा पास आउट हो जाता है वो अप्लाई कर सकता है। एसएससी, यूपीएससी, सीडीएस, बीएसएनएल, एफसीआई, बैंक पीओ, आरबीआई, रेलवे इंश्योरेंस, ये सारी जो है कह सकते हो कुछ ऐसी कंपनीज है या कुछ कह सकते हो ऐसे सेक्टर्स है जो प्राइवेट ओन्ड भी है और कुछ पब्लिक ओन्ड भी है। तो जो अपने जो बच्चे जो देख रहे हैं कि गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है या प्राइवेट सेक्टर में जाना है, वो उनकी मर्जी है, क्योंकि जो इन कोर्सेज में आपको बता रहा हूँ दोनों अवेलेबल है, गवर्नमेंट भी और प्राइवेट भी। जनरली इसमें अगर आपको हिस्सा लेना है तो आपको पहली बात तो ग्रेजुएट होना जरूरी है, मतलब आपको एक 3 साल का कोर्स करना जरूरी है। कुछ भी कर सकते हो आप, बीकॉम, बीबीए, वो आपकी मर्जी है। उसके बाद आपको तैयारी करनी पड़ती है पर्टिकुलर एंट्रेंस एग्जाम की, जैसे हो गया अपना बैंक पीओ हो गया। इसके अंदर आपको लगभग जो क्वेश्चंस आते हैं वो एमसीक्यू ही होते हैं, जिसके अंदर आपको 4-5 सब्जेक्ट की तैयारी करनी होती है। एक तो करंट अफेयर्स की, एक जनरल नॉलेज की, एक आपको रीजनिंग की, मैथ्स की, यही लगभग जितनी भी कोर्सेज है 7-8, इन सब में ये तो होता ही है। जैसे जीके हो गया, इंग्लिश हो गया, लॉजिकल रीजनिंग, कंप्यूटर नॉलेज, ये तो सारे सब्जेक्ट, ये जितने भी कोर्सेज है सब में आएंगी। इनके साथ साथ जो इनके पर्टिकुलर, जैसे मान लो रेलवे है, तो रेलवे से रिलेटेड की कितने पार्ट्स होते हैं, किस स्पीड से चलनी चाहिए, वो भी होएगा। तो मेनली एंट्रेंस एग्जाम मेनली यही है जो बच्चे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, और इसके लिए मेन है कि बच्चे को ग्रेजुएशन होना जरूरी है, उसके बिना बच्चा इसके लिए एप्लीकेबल नहीं और अप्लाई नहीं कर सकता। अगर इसमें कोई बच्चों को डाउट है तो मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं या मुझे मेल कर सकते हैं getsetcommerce@gmail.com। थैंक यू एंड बाय बाय। अगर इसमें कोई कुछ भी देखना हो तो उसका आप चाहे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है बच्चों, थैंक यू एंड बाय बाय। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट कॉमर्स क्लासेस। कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर डूइंग गुड। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल है क्लास 12th कॉमर्स के बाद। तो चलिए शुरू करते हैं।
जनरली जो कोर्सेज अवेलेबल है बहुत सारे हैं बैंकिंग में, क्योंकि बैंकिंग में अलग अलग फील्ड होती है। कोई बैंकिंग ऑपरेशंस होता है, कोई इन्वेस्टमेंट होता है, कोई टेली मार्केटिंग होती है। उन सब के बारे में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से बढ़िया रिक्रूटर है या कौन कौन से बढ़िया ऐसी बैंक्स है जो अपनी जॉब्स देते हैं। जनरली RBI, SBI, CBI, ICICI, HDFC, ये सारे बैंक्स है जो अच्छी जॉब्स निकालते हैं। और ये भी मैं बता दूं आपको कि क्या क्या जॉब्स होती है। पी होती है, ये क्लरिकल जॉब होती है, कह सकते हो। क्लरिकल से थोड़ी ऊपर जॉब होती है, बैंक मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव। ये सारी जो जॉब्स है वो एक बैंक का कोर्स करते हो उसके बाद आपको अवेलेबल होती है। तो चलिए शुरू करते हैं कि कौन कौन से कोर्सेज है। पहले देखते हैं इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। इसमें बताया था मैंने आपको, एक जनरल बैंकर होता है, एक इन्वेस्टमेंट बैंकर होता है। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के कोर्स के अंदर आपको बताया जाता है कि कैसा जो इन्वेस्टमेंट बैंकर है वो अपने बैंक के लिए किस रेट पे बढ़िया से लोन अरेंज कर सकता है, या बढ़िया तरीके से जो बैंक के पास पैसे है उसको इन्वेस्ट कर सकता है। इसके बारे में इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कोर्स के बारे में बताया जाता है। फिर आता है बैंकिंग एंड सेल्स मैनेजमेंट। सेल्स मैनेजमेंट से इसका मतलब है कि जो बैंक्स के प्रोडक्ट है, जैसे डेबिट कार्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, उनकी लोन्स की फैसिलिटी होती है, उनको अपने कंज्यूमर कस्टमर तक पहुंचाना और उनसे ज़्यादा से ज़्यादा बेचना अपने सर्विसेज को। जैसे ज़्यादा से ज़्यादा डेबिट कार्ड होल्डर हुए, ज़्यादा से ज़्यादा जो उनके बैंक में अकाउंट होल्डर है वो भी बढ़े। तो सेल्स मैनेजमेंट में यही बताया जाता है। फिर आता है टेली बैंकिंग। जैसे आपके साथ कोई फ्रॉड हो गया, उसके अंदर आप सीधा कभी कभार मान लो संडे को आपके साथ कोई फ्रॉड हो गया, तो आप उस दिन बैंक में अप्रोच नहीं कर सकते, तो आप फ़ोन करके बैंक से मदद ले सकते हो। और आपके पास भी कभी कभार फ़ोन आता होगा कि जी हम आपको लोन दे सकते हैं, आपका क्रेडिट स्कोर इतना है, आप 2 लाख के लोन के लिए एलिजिबल है। तो ये सारा जो फ़ोन पे बंदे बोलते हैं उनको सब कुछ सिखाया जाता है। वो किस कोर्स में आता है? वो टेली बैंकिंग के ही कोर्स में आता है। फिर आता है सर्टिफिकेशन इन हेल्थ इंश्योरेंस। इसमें जैसे अगर कोई कोई बैंक होती है वो अपना हेल्थ इंश्योरेंस भी बेचती है। जैसे मान लो एक पर्टिकुलर एक्स बैंक हो गया, उसने एक वाई इंश्योरेंस कंपनी के साथ टाई अप कर लिया कि एक्स बैंक बोलता है कि मैं तुम्हारे जो वाई के कंपनी के इंश्योरेंस है वो बेचूंगा और उसके ऊपर आप मुझे कमीशन देना। तो हेल्थ इंश्योरेंस भी होते हैं, जनरल इंश्योरेंस भी होता है। फिर बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, इसमें आपको बैंकिंग के बारे में बताया जाता है और इंश्योरेंस के बारे में भी। फिर आता है सर्टिफिकेट इन बैंकिंग। बैंकिंग में आपको खाली बैंकिंग जो मेन ऑपरेशंस होते हैं उसके बारे में बताया जाता है। फिर आता है बैंकिंग एंड फाइनेंस। इसके अंदर आपको बैंकिंग तो पढ़ाई जाएगी, उसके साथ पढ़ाया जाएगा कि आपको जैसे बैंक्स के पास कभी कभी कैश क्रंच हो जाता है या पैसे कम पड़ जाते हैं, तो कहाँ से पैसा ले या कितने दिनों के लिए ताकि उनकी कॉस्ट भी कम आए और उनका काम भी निकल जाए। फिर आता है PG डिप्लोमा इन इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। जो ये पता था मैंने आपको, सर्टिफिकेशन इन इन्वेस्टमेंट बैंकिंग और PG डिप्लोमा इन इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एक बात है, लेकिन जो PG डिप्लोमा है वो ज़्यादा एफिशिएंट कह सकते हो आप, इसमें ज़्यादा नॉलेज मिलती है और सर्टिफिकेशन इन इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में कम नॉलेज मिलती है। फिर यही है बैंकिंग एंड इंश्योरेंस का, मैंने आपको बता ही दिया क्या होता है। फिर ब्रांच बैंकिंग में आपको पर्टिकुलर एक ब्रांच के बारे में बताया जाएगा कि एक ब्रांच में कैसे कैसे ऑपरेशंस होते हैं। रिटेल बैंकिंग भी ही होती है, लेकिन इसमें सीधा आपको जो ऑफिसर्स होते हैं या कह सकते हैं जो एम्प्लॉयज होते हैं वो डायरेक्टली आपको अप्रोच करते हैं। PG डिप्लोमा इन बैंकिंग भी सेम होता है, लेकिन इसकी जो नॉलेज होती है वो ज़्यादा है ही होती है। बैंकिंग ऑपरेशंस में होता है जो बंदा आपको बैंकिंग के बारे में समझाए या बैंकिंग कैसे वर्क करती है उसके बारे में बताया जाता है। और जनरली ये जो कस्टमर्स होते हैं जो आते हैं बैंक में उनको भी हेल्प करते हैं। जो बच्चा BCom कर रहा है वो अपने बैंकिंग का कोर्स भी कर सकता है या टैक्सेशन का भी कोर्स करता है, क्योंकि बैंकिंग में दोनों ही काम होते हैं। एक तो इंश्योरेंस बेचते भी और जो बैंक इनकम कमाती है उन पे इनकम टैक्स भी भरना होता है, जिसकी वजह से ये भी काफ़ी अच्छा स्कोप है बैंकिंग एंड टैक्सेशन का भी। इसके लिए +2 नहीं ज़रूरी है और काफ़ी सारे कॉलेजेस है जो इसमें के लिए एडमिशन देने के लिए तैयार है। तो आपको गूगल पे सर्च कर सकते हो, आपको आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी डाउट हो इसमें बैंकिंग कोर्स में तो मुझे आप नीचे कमेंट कर सकते हो या मुझे मेल कर सकते हो getsetcommerce@gmail.com। थैंक यू एंड बाय बाय। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट सेट कॉमर्स क्लासेस। कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर डूइंग गुड। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, आज आप देखने वाले हैं कि जो बच्चे कॉमर्स स्ट्रीम से 12th से पास आउट होने वाले हैं या हो चुके हैं उनके लिए मैनेजमेंट के अंदर कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल है और उनका क्या क्या स्कोप है, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है,
कितने साल की वो होती है, कितने साल की नहीं होती, उसमें क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले जो कोर्स है वो है BBA, बैचलर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। ये मेनली कोर्स 3 साल का होता है। इसके अंदर बच्चों को पढ़ाया जाता है कि एक बिजनेस के अंदर सब कुछ चीज को कैसे मैनेज करना है, मतलब उसको एक पर्टिकुलर सारे फंक्शंस के बारे में बताया जाता है कि बिजनेस में कौन कौन से फंक्शंस होते हैं और उनको किस तरह वो मैनेज कर सकते हैं। ये कोर्स जैसे बता दिया, ये 3 साल का होता है। इसमें जो बच्चे खाली वही एडमिशन ले सकते हैं जो विद मैथ्स हो, मतलब जो बीबी है वो बच्चे नहीं कर सकते जो विदाउट मैथ्स हो। ठीक है, और कम से कम बच्चों के 50% मार्क्स आने चाहिए क्लास 12th में। इसका जो फोकस करता है वो मैनेजमेंट एजुकेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स, मतलब एक तरह से बिजनेस मैन के पास जो स्किल्स होनी चाहिए उस पर ही फोकस करता है ताकि वो अपने बिजनेस को अच्छी तरह मैनेज कर पाए। जो आगे हायर स्टडीज बंदा कहा जा सकता है, बीबीए के बाद वो एमबीए भी कर सकता है और एज अ स्टूडेंट कैन आइदर स्टार्ट वर्किंग एज अ मैनेजमेंट ट्रेनिज, मतलब अलग अलग पर्सन को वो अपनी जो स्किल्स उसने सीखे वो दे सकता है। इसमें आगे जॉब अपॉर्चुनिटीज क्या है, मार्केटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, ऑपरेशंस एंड ह्यूमन रिसोर्स, मतलब जो भी काम होएगा बिजनेस रिलेटेड, जैसे कि कौन सा प्रोडक्ट बनाना है, उसको कैसे बेचना है, किससे बेस्ट तरीके से पैसा लिया जाए, मतलब उन सबको मैनेज करना, ये सिखाया जाएगा बीबी के अंदर। और इसमें आगे आपको ये जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। और अगली कोर्स पे चलते हैं अपा, वो है BBS, मतलब बैचलर्स इन बिजनेस स्टडीज। ये 12th के बाद बच्चा मैथ्स में हो चाहे नॉन मैथ हो वो दोनों जा सकता है, लेकिन मैथ्स में कम से कम 60% चाहिए उसको। और किसी किसी कॉलेज में उनका एंट्रेंस एग्जाम भी हो सकता है। इसमें क्या क्राइटेरिया है, मतलब जैसे मान लो आपके HSC में 60% या उससे ज़्यादा है लेकिन आप एंट्रेंस क्लियर कर नहीं पाते तो आपको एडमिशन उस कॉलेज में नहीं मिलेगा। ये किसी किसी कॉलेज में क्राइटेरिया है, किसी कॉलेज में नहीं भी है। इसमें आपको क्या पढ़ाया जाएगा, कोर्स फोकस इज ऑन इन डेप्थ बिजनेस। इसमें खाली नॉर्मल मतलब पूरी एक पर्टिकुलर डेप्थ में नहीं दी जाती, थोड़ी बहुत नॉलेज मतलब थोड़ी थोड़ी हर चीज़ों की नॉलेज दी जाती है, लेकिन BBS में बहुत डेप्थ में नॉलेज दी जाती है बस उसी चीज़ की एंटरप्रेन्योरशिप स्किल की। BBA में थोड़ी कम दी जाती है और BBS में थोड़ी ज़्यादा दी जाती है। जो इसका हायर स्टडीज़ है वो दोनों है कि MBA के लिए भी परसू कर सकता है BBS के बाद, या किसी और को भी ट्रेनिंग दे सकता है। जो इसमें जॉब अपॉर्चुनिटी है वो सेम है लेकिन थोड़ा ज़्यादा है। बिजनेस एनालिस्ट बन सकता है वो, फाइनेंस को भी देख सकता है, अपना जो रिलेशनशिप्स है अदर बिजनेस एंटिटीज़ के साथ या कस्टमर के साथ उसको भी संभाल सकता है। अगर आप BBA या BBS में कंफ्यूज है तो आपको BBS के लिए जाना चाहिए क्योंकि इसमें आगे ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है। फिर आता है BBE। ठीक है, यह है 10+2 के बाद कॉमर्स का बच्चा जो विद और विदाउट मैथ दोनों कोई भी हो सकता है और मैथ्स में कम से कम 60% चाहिए। BBE के लिए भी कुछ कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम लेते हैं, कुछ कॉलेज नहीं लेते। इसमें जो बच्चा है वो कोर्स फोकस करता है किसके ऊपर, और BBE की फुल फॉर्म होती है बैचलर्स इन बिजनेस इकोनॉमिक्स। इसमें मतलब इकोनॉमिक्स के साथ बिजनेस को जोड़ा जाता है और देखा जाता है कि कैसी डिमांड है, कैसी सप्लाई है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की। और BBE इसलिए जो इकोनॉमिक्स है वो बिजनेस में हेल्प करती है ग्रो करने के लिए। इसमें जो जो नॉलेज है वो क्या दी जाएगी, ये एनालिटिकल स्किल्स दी जाएगी कि इसको एनालाइज करना पर्टिकुलर, एक जैसे मान लो एक प्रोडक्ट है, एक मान लो प्रोडक्ट है उसकी डिमांड ज़्यादा है लेकिन सप्लाई कम है, तो इस हिसाब से बिजनेस को पता चलेगा कि उसके प्राइस अगर बढ़ा देते हैं तो प्रॉफिट ज़्यादा होएगा क्योंकि डिमांड तो ज़्यादा है लेकिन सप्लाई कम है। तो इस तरह का दोनों मेल मिला के BBE का कोर्स भी बहुत अच्छा है। इसके अंदर MBA भी आगे कर सकता है और मास्टर्स इन बिजनेस इकोनॉमिक्स, क्योंकि इसमें आपको इकोनॉमिक्स की भी बारे में बताया जाएगा, इको के बारे में भी बताया जाएगा। इसमें आगे क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज है, वो इंश्योरेंस लाइन में जा सकता है, फाइनेंस कंसल्टेंसी मतलब कहाँ से पैसे लेने, मतलब मान लो 2 मिनट, फाइनेंस कंसल्टेंसी कैसे हुआ, मतलब कि मान लो 2 मिनट बच्चों 2 मिनट, इसमें फाइनेंस कंसल्टेंसी में वो बताया जाएगा कि जैसे जो अपनी अपनी मान लो इकोनॉमी है उसके अंदर जो इंटरेस्ट रेट वो बहुत हाई है, तो वो बताएगा कि ये सब कुछ एनालाइज करके कि इस समय अपने को कितने अमाउंट का लोन लेना चाहिए ताकि जो इसका इम्पैक्ट है वो कम से कम आए,
ये सारा होएगा अपने फाइनेंस कंसल्टेंसी में। वो अपनी फर्मों को भी बता सकता है या एज अ अपना खुद की प्रैक्टिस कर सकता है और दूसरी कंपनीज को भी बता सकता है। इसमें वो स्टॉक मार्केट में भी देख सकता है और इसमें जो कैरियर है वो आरबीआई के साथ भी हो सकता है, क्योंकि आरबीआई को तय करने होते हैं सीआरआर का रेट क्या है, एसएलआर का रेट क्या है, कौन कौन से डिसीजन ले ताकि इकोनॉमी ग्रो। उसके बाद आता है बीएमएस, ये है बिजनेस मैनेजमेंट स्टडीज। इसमें क्या बताएगा, इसमें विद और विदाउट मैथ दोनों हो सकते हैं, और अगर मैथ है तो 60% चाहिए मिनिमम उसको मार्क्स। फिर इसमें जो बताया जाता है इफेक्टिव मैनेजमेंट बिहेवियर एस्पेक्ट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, मतलब जो एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का बिहेवियर होता है। जैसे मान लो आपने एक एक्स है जो एम्प्लॉई है कंपनी का, अगर आपने उसको मान लो डांट दिया या उसके ऊपर गुस्सा कर दिया, उसकी पे रुपीज जो उसकी सैलरी है वो काट ली, तो उसका जो इम्पैक्ट है वो नेगेटिव पड़ सकता है कंपनी के ऊपर। तो उनको किस तरह से मैनेज करे और किस तरह से उनको ख्याल रखे, तो बेसिकली बीएमएस में ये पढ़ाया जाता है। इसके अंदर आगे वो जाके एमबीए भी परस्यू कर सकता है और अपनी जो नॉलेज है वो लोगों में दे सकता है। इसके बाद इसमें जो है बेसिकली जो मैनेजमेंट के जितने भी कोर्सेज है उनकी सबकी जॉब अपॉर्चुनिटी सेम होती है, लेकिन जो कोर्सेज है उसमें जो नॉलेज है वो अलग अलग होती है, जिसकी वजह से जो उनकी पे है या सैलरी है वो बढ़ जाती है। मैनेजमेंट में जनरली ये 4 कोर्स ही है। अगर इसमें किसी को डाउट हो तो नीचे कमेंट कर सकते हो या मुझे मेल कर सकते हो getsetcommerce@gmail.com। थैंक यू एंड बाय बाय।